बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन मैं आपको अपनी सूरत हाल अगर बताऊं तो मैं खैरियत से नहीं मैं खैरियत से नहीं हूं। वो इसलिए कि हमजा ने आते साथ ही सुबह मेरे पे एक बम गिराया, जो कि ना सिर्फ मेरे पे बल्कि गवर्नमेंट ने अगर देखा जाए तो वो आवाम पे गिराया बम। और वो ये है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। 5 रुपये 95 पैसे की समरी भेजी गई थी, लेकिन 10 रुपये और 49 पैसे, 10 रुपये 49 पैसे। मतलब कि गुड मॉर्निंग, एक तो हमने आप लोगों को कहा, गवर्नमेंट ने गुड मॉर्निंग कहा पूरे पाकिस्तान को, उन्होंने कहा जी कि 10 रुपये 49 पैसे हम पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ा चुके हैं। और इकरा इसलिए ज़्यादा परेशान है और आप लोग भी इसलिए ज़्यादा परेशान होंगे, काश टैंकियाँ फुल करवा। हाँ जी, मैं सोच रही थी कि काश मैं करा ही लेती टैंकी फुल गाड़ी की, नहीं तो वो अब तो बिल्कुल ही नहीं, अब तो 10 रुपये ज़्यादा भरने पड़ेंगे। अच्छा जी, पहले कितने का था पेट्रोल इकरा? 127। इकरा ने 2-3 दिन पहले डलवाया तो इकरा को याद है, और अब 137 रुपये 79 पैसे हो चुका है। डीजल की कीमत में 12 रुपये 44 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया गया, और इसका तकरीबन 10 रुपये की जो थी तजवीज़ थी जो उगरा की जानिब से समरी इरसाल की गई थी, और वो माशाल्लाह से हुकूमत ने दरिया दिली दिखाते हुए ने सुबह आके मुझे कहा कि 10 रुपये पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो कम कर दी हैं। आई वाज लाइक अच्छा ये कैसे हो गया, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो लेकिन उसने कहा कि ये मैं टॉन्ट कर रहा था, बढ़ गई है। तो फिर मैंने कहा वो अच्छा। तो जी ये सूरत हाल है कि आप लोग को भी उठते साथ, क्योंकि रात गए इंतज़ार करते रहे सब कि अभी नोटिफिकेशन आएगा, अभी नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन नहीं आया तो कई लोग सोच रहे थे कि शायद हुकूमत सोच रही है कि इसको बरकरार रखा जाए, लेकिन बरकरार रखने का भी नोटिफिकेशन तो आना था। जो नोटिफिकेशन सुबह सुबह आया है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, मिट्टी का जो तेल है वो 10 रुपये 95 पैसे महंगा हो गया, लाइट डीजल 8 रुपये 84 पैसे महंगा हो गया है। अब बात सिर्फ इतनी है कि जो तजवीज़ थी ओगरा की वो पेट्रोल के लिए तकरीबन 6 रुपये थी, लेकिन जो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है वो तकरीबन 10.5 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो हमजा जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में अब इजाफा हुआ है, तो अब जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे होंगे, जो कि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी बात कर रहे होंगे, तो उसके में भी किरायों में इजाफा होगा और हर चीज़ जो है वो महंगी होती हमें दिखाई। अगर अभी भी कोई शख्स कहता ना कि फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उस बंदे को अब बंदा क्या कह सकता है कि यार आम आदमी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। शायद आपके रिसोर्सेज इतने हैं, आप इतना कमा रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए इकरा के अगर हम आलमी तौर पर कीमतें देखें तो वो भी हिस्ट्री की अगर हम देखें, मतलब कि 2018 के बाद से अब तक की ये बुलंद तरीन सतह पर ये कीमतें हैं। आलमी सतह की भी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर हम ये ना कहें कि जी के उन्होंने ये कर दिया है, सिर्फ पाकिस्तान। ओवरऑल अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ भी हुई हैं, और उस लिहाज से कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में भी उतने उस लिहाज तक या उस अभी तक उस आप कह लें स्टेज तक नहीं गई हैं जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त जो अगर पेट्रोल की प्राइस पाकिस्तान की बात करें तो अब 137 समथिंग कुछ हो जाएगा। तो उस वजह से जो आम आदमी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उसको नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। हमसे अगर हम रिक्शे वालों की खाली बात कर लेना तो वो मतलब अगर किरायों में फ़ौरन इजाफा करते कहते हैं कि जी इतना महंगा डीजल भी हो गया, पेट्रोल इतना महंगा, हाँ LPG के हवाले से वो कहते हैं कि इतनी मतलब महंगी होगी चीज़ें, हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो फिर किरायों में भी इजाफा कर देते हैं। ये अब तमाम सूरत हाल है जो हमने सुबह सुबह आपके साथ शेयर की है, क्योंकि सुबह सुबह ही हम तक अच्छा हमजा ने तो ये बुरी खबर शेयर कर दी ना, हम मेरे साथ भी और आप सबके साथ भी, लेकिन मैं एक अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर करूँगी। ऊपर डाल दो, नोटिफिकेशन तो मैंने जारी किया ना। हमजा ने सुबह सुबह आके बताया हम लोगों को। अच्छी खबर बताएं, वो तो इससे मतलब आप ये भूल जाएंगे बात थोड़ी देर, वाकई में ये भूल जाएंगे आप। अच्छी खबर ये है कि अब सऊदी अरब में जो हरमैन शरीफैन में जिस तरह से पाबंदियाँ थी पहले कोविड की वजह से, अब वो पाबंदियाँ तमाम तर ख़त्म कर दी गई और उन्होंने कहा है कि उम्रा ज़ायरीन जो है वो आराम से उम्रा के लिए भी आ सकते हैं, और जो एक लिमिटेड रखी गई थी तादाद वो भी ख़त्म कर दी है। उसके अलावा जो उनकी आम अगर आप तकरीबात की बात करें शादियों के हवाले से भी, वो सारी चीज़ें भी उन्होंने वहाँ पर पाबंदियाँ ख़त्म कर
कर दी हैं और अब सिर्फ उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल करना है, और वो उन्होंने इस सूरत में पाबंदियां ख़त्म की हैं क्योंकि जो वैक्सीनेटेड उनके जो थे अफराद, उसकी तादाद जो उन्होंने एक जो लेवल उन्होंने कहा था उसको अचीव कर लिया है। तो इस वजह से उन्होंने पाबंदियां जो हैं वो नरम की हैं, और बल्कि जो हरमैन शरीफैन में वो पाबंदियां लगाई गई थी उनको हटा दिया गया। बिल्कुल जी, इस अच्छी खबर के बाद अब कोरोना का जोर टूट रहा है जी, और हुकूमत ने अब कारोबारी मराकज़ पूरा हफ्ता खोलने की इजाज़त दे दी है, जो कि एक अच्छी खबर है। और मुल्क भर में वायरस के जो केसेज हैं, कोरोना वायरस के केसेज, उनमें कमी के बाद हफ्तावार जो एक दिन की लाजमी बंदिश थी वो भी अब ख़त्म कर दी। बिल्कुल, जैसे संडे को रखा गया था कि, और दूसरे कारोबारी हवाले से जो अफराद थे उनको कहा था किसी भी एक दिन आप छुट्टी करें या अपनी बंद करें अपनी दुकानों को, लेकिन अब वो पाबंदी जो है ख़त्म कर दी गई और ये फैसला NCOC इजलास में किया गया। इलामे के मुताबिक इनडोर शादी की जो तकरीबात हैं उसमें शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है, जबकि आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त भी दी गई है। हाँ जी, और NCOC के मुताबिक सिनेमा और मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया गया है। नए SOPs का जो नफाज है वो 16 से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा, और 28 अक्टूबर को NCOC इजलास में मौजूदा SOPs पर नज़रसानी भी की जाएगी। बिल्कुल, जबकि अगर NCOC के सरबराह असद उमर की बात करें तो उन्होंने ट्वीट किया है कि सर्वे के मुताबिक 86% अवाम समझते हैं कि कोरोना पर जल्द काबू पा लिया जाएगा और अवाम के इस एतमाद पर मशकूर हैं। ये ट्वीट किया गया असद उमर साहब की जानिब से, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा, उन्होंने कहा, कि जब लोग जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएंगे, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे। बिल्कुल, वरना इकरा सर्दी के साथ कोरोना के फैलाव में इजाफे का खतरा भी है, इस तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। हम बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, अच्छी खबर है कि अब हमें जो तमाम पाबंदियाँ थीं या सख्तियाँ थीं उनको नरम करना पड़ा, उनको उठाना पड़ा, और केसेस नीचे आ रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। हम अपना टारगेट वैक्सीनेशन का किस हद तक अचीव कर चुके हैं, और आप क्या समझ रही हैं कि हमने चौथी लहर जो है उससे तो बहुत देर से छुटकारा हमें हासिल हुआ, लेकिन सर्दियों में हम देखते हैं कि एक दफ़ा फिर से कहीं केसेस बढ़ तो नहीं जाएंगे, और उसके लिए हमें क्या करना होगा? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमारे तकरीबन 10 करोड़ के करीब लोग हैं जिनको कम से कम एक डोज जो है वो लग चुकी हुई है, और ये वैक्सीनेशन जो है इस वक्त बड़ी अच्छी हमारी इसके ऊपर स्पीड है कि तकरीबन ऑन एन एवरेज 10 से 11 लाख लोगों को डेली जो है वो वैक्सीनेशन लग रही है। ठीक है, अगर इसी स्पीड पे गए तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा हदफ था दिसंबर का कि हम अपनी 70% पॉपुलेशन जो एलिजिबल है उसको अचीव कर लें, तो वो इंशाल्लाह उससे हम उस टारगेट को क्रॉस कर जाएंगे। तो मगर इसके साथ साथ ये भी है कि इस वक्त जो कोरोना की सिचुएशन है, अभी केसेस आ रहे हैं, चाहे 2% पॉजिटिविटी रेशियो है, मगर अभी कोरोना जो है वो हमारे सिस्टम में मौजूद है। तो इसके लिए SOPs पे अमल दरामद करना अभी भी ज़रूरी है कि हम जो बेसिक चीज़ें कि अगर हम पब्लिक गैदरिंग्स में जाएँ तो मास्क का इस्तेमाल करें, और बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स जो हैं उनको मतलब लिमिटेड रखा जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग को अभी भी प्रैक्टिस किया जाए। मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी जो है, जैसा कि असद उमर साहब बार बार ताकीद कर रहे हैं, कि वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द कराएं, क्योंकि ये अब हमारे पास प्रूफ्ड डाटा है कि जिनकी वैक्सीनेशन हुई होती है वो या तो से बच जाते हैं, या अगर कोविड होता भी है तो माइल्ड फॉर्म की डिजीज होती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी पड़ती है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी बताया कि 10 करोड़ के करीब जो लोग हैं उनको वैक्सीन की जो है पहली डोज लग चुकी है, लेकिन जो बाकी अफराद रह चुके हैं अभी तक, वो जो कि नहीं इस तरफ आ रहे हैं, कायल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा? क्या मजीद सख्तियाँ की जाएंगी उनके लिए, या फिर उनको कोई अब उनके उसके लिए कोई कैंपेन चलाई जाएगी कि वो जो है वो लोग भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाने जाएं? देखें जी, जिस तरह से अब हर चीज़ का इस्तेमाल जो है पब्लिक प्लेसेस का, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे शादी हॉल्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, हर जगह पे जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कंपलसरी करार दिया गया है। सही। तो अब जाहिर है कि ये एक ज़रूरत बन जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगा कि अगर आपने नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आना है, दफातर में जाना है, स्कूल्स में जाना है, अपनी जॉब्स पे जाना है, तो आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए। तो ये मैं समझती हूँ कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है कि अगर हम इसको जिस तरह से अब चेकिंग शुरू हो रही हैं और सर्टिफिकेट्स को चेक किया जा रहा है, तो लोगों को ऑटोमेटिकली जो है, जैसे मैं जानती हूँ कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला था, वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर आया वैक्सीन लगवाने, इसलिए कि उनको उसको पेट्रोल दिया जा रहा था कि जब तक वो सर्टिफिकेट ना दिखाता। तो इसलिए ये स्टेप्स जो हैं ये ऑलरेडी लिए जा रहे हैं और इसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है और लोग अब वैक्सीनेशन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम मामला है कि फाइज़र अब बड़ी तादाद में पाकिस्तान में लग रही है। लोग थोड़े से परेशान हैं, इस मसले को भी एड्रेस कर दीजिए। वो कहते हैं कि जब हम पहली डोज लगवाने के लिए जाते हैं
तो इतने ज़्यादा कह लिया जाए कि हमें बुखार नहीं होता या दर्द नहीं होता, इतने ज़्यादा कोई असरात नहीं होते हैं, सिम्टम सामने नहीं आते। लेकिन सेकंड डोज के बाद बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि शायद सिम्टम ज़्यादा आते हैं, तो वो उसके बाद थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी नहीं, देखें, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बाज़ लोगों को पहली डोज के बाद भी होते हैं इफेक्ट्स। ये हर बंदे की अपनी बॉडी केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। पर बहरहाल बुखार होना या बाजू में दर्द होना या 2-4 दिन बॉडी एक्स होना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल इसके एक्सपेक्टेड इसके रिएक्शंस हैं और ये 2-1 दिन में सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात ये भी कि जैसे चाइनीज़ वैक्सीन के हवाले से अब WHO ने भी कह दिया है कि थर्ड डोज जो है वो 60 से जो अबव लोग हैं उनको ज़रूरत पड़ सकती है, एक टाइम सर्टेन पीरियड है उसके बाद उनको थर्ड डोज की भी हो सकती है ज़रूरत, तो वो उनको लगवानी चाहिए। तो पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ गाइडलाइंस वगैरह आई हैं आप लोगों के पास? जी बिल्कुल, इसके ऊपर अभी काम हो रहा है, मगर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ या कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। अभी सिर्फ थर्ड डोज जो है वो बाहर, बूस्टर डोज जो है जिनको बाहर जाना है, उम्रे पे जाना है या बाहर मुल्क में पढ़ने के लिए जाना है या कोई उनका अपना वहाँ पे ट्रैवलिंग है, उनके बहुत से लोग यहाँ पे रुके हुए थे कि वो बाहर वापस अपने जॉब्स पे नहीं जा सक रहे थे, अभी उसके इजाजत दी गई है बूस्टर डोज की। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थी और हमें बता रही थी कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो तसल्ली बख्श है, लेकिन फिर भी अभी 2% के करीब शरह रह रही है, कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर चली जाती है, लेकिन केसेस मौजूद हैं, इसलिए हमने एहतियात तो करनी है। क्योंकि अब देखिए, अब जिस तरह से पाबंदियाँ हटाई जा रही हैं, यकीन अप्रिशिएट भी हमें करना होगा गवर्नमेंट के इस इकदाम को कि वो जो है अब पाबंदी हटा भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम देखें तो हमें भी अपना काम करना है, हमें भी अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा करना है। यहाँ पर हम लोगों को SOPs पर उसी तरह से अमल करना है जैसे कि शरह जब इतनी ज़्यादा हो जाती है तो हम तब अमल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हमने कोशिश करनी है कि शरह को ऊपर जाने ही ना दें और वो हमें कलेक्टिव एक एफर्ट करनी पड़ेगी, सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे सिर्फ गवर्नमेंट कुछ कर दे तो इसमें तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है, इसमें तो हमने खुद एक दूसरे का और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखना है और SOPs पर अमल करना है। वैक्सीनेट करवाएं, पूरी फैमिली को वैक्सीनेट करवाएं जी। बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेट खुद को करवा चुके हैं, अब वो परेशानी खत्म हो गई है, पता नहीं क्या होगा वैक्सीन लगवाने के, तो अब तो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं और दूसरा आदमी आपको मिल जाएगा जिसने खुद को वैक्सीन लगवाई हुई है। हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रवां साल इस दिन का मौजू जो है वो हमारा तर्ज अमल ही हमारा मुस्तकबिल है मुंतखब किया गया और ये दिन मनाने का खुसूसी मकसद दुनिया भर में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के खात्मे के लिए, खुराक को ज़ाया होने से बचाने के लिए अवाम में शऊर उजागर करना। जी, और अक़वाम मुत्तहिदा ने खुराक के आलमी दिन की मुनासिबत से बैनुल-अक़वामी बरादरी को ख़बरदार किया है कि अगर ज़रई और ग़िज़ाई निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दाम ना किए गए तो 2050 तक भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार अफराद की तादाद 2 अरब तक बढ़ने का खदशा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 80 करोड़ से ज़ायद अफराद 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं और 22 ममालिक शदीद ग़िज़ाई बहरान का शिकार भी हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ग़िज़ाई बख्श खुराक के लिहाज से सूरत हाल ख़तरनाक है हमजा। और हमारे खित्ते के अंदर देखा जाए तो भारत की जो सूरत हाल है इस हंगर इंडेक्स के मुताबिक, वो भी हम देख रहे थे कि वो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मुल्क में 20% बड़े और 5 साल से कम उम्र के 45% बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक किसान पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया और उन्होंने कहा है कि किसान पोर्टल जो है वो छोटे किसानों की आवाज़ बनेगा। जो भी किसान पोर्टल पर रुजू करेगा उसकी शिकायत बराह रास्त चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचेंगी और उसे पानी की दस्तयाबी का जो मसला या दीगर मसाइल जो हैं उसके वो हल किए जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ इक़बाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चीमा साहब, पहले किसान पोर्टल की बात कर लेते हैं, ये क्या है, इसकी खुसूसियात क्या हैं, आम किसान को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आप कह लें कि दुनिया पे 2 तरह का इंसाफ होता है, यानी यू कैन से समाजी इंसाफ और मुआशी इंसाफ जी। तो किसान को ये दोनों अवेलेबल नहीं थे, दोनों ही किसान के पास नहीं थे, ना उसके पास मुआशी इंसाफ था ना समाजी इंसाफ था जी जी। तो जो वज़ीर-ए-आज़म का जो किसान पोर्टल है ये बेसिकली समाजी इंसाफ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है कि जो आदमी रुझान में बैठा है, जो आदमी चल्लास में बैठा है, आप कह लें कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के किसी पहाड़ पे या दरिया के आखिरी किनारे पे बॉर्डर पे बैठा है, उसके पास अगर फ़ोन है तो फ़ोन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दे। वो उसको करप्शन के हवाले से हो, वो उसको पानी चोरी के हवाले से हो, जानवर चोरी के हवाले से हो, किसी बंदे की ज़्यादती के हवाले से हो,
किसी ने उसका रास्ता काट दिया है, कोई उसे गन्ना सस्ता खरीद रहा है, कोई उसे इनपुट्स गलत दे रहा है। सो एनी टाइप ऑफ यू कैन से कि कोई नाइंसाफ़ी वो वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल पे स्मार्टफोन में डाल सकता है। और अगर स्मार्टफोन नहीं है तो फिर भी आप कह लें उसके पास कोई 8-10 पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मली आप कह लें कि ये इनका इशू जो था किसान का वो यू कैन से कि शायद थे ट्रैवल टूवर्ड द यू कैन से इंसाफ, ना ये थाने जाते थे, ना ये किसी आप कह लें कि किसी जगह दरखास्त देते थे, ना कचहरी जाते थे। नॉर्मली ये बड़े आदमी को या यू कैन से कि जो वहाँ का नंबरदार या ज़ैलदार सफैदपुर उसके पास जाते थे, MP के पास जाते थे कि हमारी शिकायत सुनी जाए। और इनकी जो मैक्सिमम रीच होती थी कि कभी आप पहले खुली कचहरी पे बड़े साहब के मूड बन गया तो कोई खुली कचहरी में अगर DC साहब आ गए तो उनके साथ छोटी मोटी शिकायत कर सकता था। और शिकायत जिनके खिलाफ होती थी वो भी साथ बैठे बड़ी कुर्सी पे वो बैठे होते थे, लिहाजा इशू था। अब उनकी शिकायत जो है डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाएगी। इसके लिए 123 एक्सक्लूसिव ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं जो आगे जो जिस महकमे से रिलेटेड शिकायत होगी वहाँ चली जाएगी और फिर ये वीकली इनका जायजा लिया जाएगा, वैल्यूट होगी, फिर मंथली होगी और 3 मंथली चीफ सेक्रेटरी मतलब एवरी क्वार्टर पे के एंड पे चीफ सेक्रेटरी इसका इवैल्यूएशन करेगा कि कितनी शिकायत हल हुई हैं और कितनी नहीं हल हुई। उसके मुताबिक इवैल्यूएशन में जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी DC की या AC की या मुतलका महकमों की वो भी इस बुनियाद पे होगी। लिहाजा इस तबके को जो 83 लाख घराने हैं और जो आप कह लें कि स्पेशली आप विलेज कहें कि जहाँ पे इस वक्त तकरीबन 60% ज़्यादा आबादी है, विलेज को आपने इंसाफ तक रसाई दे दी है। विलेज को आपने हाईएस्ट कंप्लेंट का फोरम दे दिया है कि जहां तक वो अपने जो ग्रीवेंसेस हैं वो बयान कर सके। लेकिन आप भी समझते हैं कि छोटा किसान जो होता है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उसके लिए क्या किसान पोर्टल का जो इस्तेमाल है वो आसान बनाया गया है, वो उसको समझ सकता है? उसके लिए 3 तरह के तरीके। एक तो ये कि वो खुद उसमें फीड कर दे, फीड करेगा तो पहला नाम उसका है जी किसान का, फिर आगे उसके आ जाते हैं जी क्या आपके साथ करप्शन हुई है या आपको इनपुट गलत मिले हैं, आपका पानी चोरी हुआ है, उसके खाने बने हुए, जहाँ उसकी कंप्लेंट है वो दर्ज कर दे। दूसरा ये कि अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है दूसरे फ़ोन पे भी कर सकता है। तीसरा ये कि अपनी एक अर्जी लिखे और जहाँ जहाँ कहीं पोर्टल के मौजूद है, वो तहसील में है, थाने में है, किसी भी जगह है, एवरी यू कैन से प्लेटफॉर्म इज बाउंड टू एंटर हिज एप्लीकेशन इन द पोर्टल और पोर्टल जो है ऑटोमेटिकली वहाँ तक पहुँच जाएगा। सो जो भी उसका करीब 3 अड्डा है वहाँ जाके उसकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। वो 4 मील दूर है या 3 मील दूर है, 5 मील दूर है और वो सारे के सारे पोर्टल उसका आप पहले इन करने के बाउंड हैं। तो लिहाजा ये मैनुअल भी है और ये आप कह लें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी है और ये कोई भी मैट्रिक पास बच्चा, मिडिल पास बच्चा, 5 क्लास से पढ़ा हुआ बच्चा, ये किसी का मुलाजम भी वो कर सकता है, इसमें इशू नहीं है कोई। वेब पे भी कर सकता है और पोर्टल पे भी कर सकता है। ठीक है जी। मतलब वर्ल्ड फूड डे के हवाले से भी बात कर लेते हैं। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है, हम हमेशा आपसे भी डिस्कस करते हैं कि अब तो जो महज़ब अक़वाम है वो भी फूड सिक्योरिटी को जो है सबसे बड़ा एक खदशा करार दे रही हैं और उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। पाकिस्तान में भी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बताइएगा कि पाकिस्तान में कितनी बेहतरी आई है और हमने क्या मैकेनिज़्म बनाया है कि आवाम ये समझ सकें कि अब शायद खुराक के हवाले से हम कुछ बेहतर काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा सब्र से सुनना कि इशू क्या है। नंबर 1 तो इशू ये है कि इस साल मतलब जस्ट आप एग्जांपल सुने कि इस साल कोई 800 मिलियन टन से ग्रेन ज़्यादा पैदा यू कैन से 2800 मिलियन टन से, यानी चावल, गंदम और मकई तीनों को मिला के 2826 मिलियन टन पैदा हुए हैं। ये तारीख में पहली बार हुआ है। पहले 2770 या 80 थे। सो इतनी ज़्यादा पैदा होने के बावजूद तीनों ग्रेन्स महंगे हो गए, चावल भी महंगे हो गए, गंदम भी महंगी हो गई और मकई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। सो इसका मतलब है कि हो क्या रहा है कि जहाँ जहाँ लोगों की इनकम बढ़ रही है उनकी कंजम्पशन बढ़ रही है। सो दुनिया में जो इनकम बढ़ रही है उसके साथ जो कंजम्पशन बढ़ती है तो अमीर खुराक को पहले खरीद लेता है, उसे महंगी मिले सस्ती मिले वो खरीद लेता है, तो गरीबों के लिए जो आपके अवेलेबिलिटी है और कम हो जाती है। लिहाजा आप कह लें कि रिसेंटली जो पिछले सालों में गरीब मुल्क थे उन्होंने हंगर से बाहर आए हैं। वो 2 एग्जाम्पल हैं, एक ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला ने हंगर को एरेडिकेट किया और दूसरा हुजन ताओ ने। ये जदीद दौर के जो आप कह लें कि हीरो हैं वो हुजन ताओ और लूला हैं कि जिन्होंने अपने अपने मुल्कों से हंगर को कम किया है और उसमें जो फेल स्टेट्स हुई हैं उनमें इंडिया डेफिनेटली इज वन ऑफ देम। सो इस वक्त आप कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें जी दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
हमारे यहाँ जो ज़राअत है, पुरानी ज़राअत चल रही थी, पुरानी ज़राअत जो आप कह 50s वाली 40s वाली वो चल रही थी। हमारे जो ज़राअत बेसिकली शुरू होती है वो वाटर कंजर्वेशन से, पानी से शुरू होती है और रिसर्च से शुरू होती है। और जो ज़राअत का खात्मा होता है, जो एंड इट्स का पॉइंट है, वो है कि आप फूड प्रोसेसिंग कितनी करते हैं, उसकी स्टोरेज और वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग कितनी करते हैं। हमारी ज़राअत से ये दोनों चीज़ें मिसिंग थी, ना हमारे पास रिसर्च थी और ना हमने वाटर कंजर्वेशन। 1968 के बाद हमने वाटर कंजर्वेशन पे काम नहीं किया, उसके बाद कोई डैम नहीं बना। सो हमारी गवर्नमेंट ने जो दो मिसिंग लिंक थे इसके ज़राअत के, इसका आगाज़ और इसका इख्तिताम, यानी वाटर कंजर्वेशन पाकिस्तान में टोटल वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी थी 14 मिलियन एकड़ फिट। 14 मिलियन एकड़ फिट को हम करने जा रहे हैं 25 मिलियन एकड़ फिट। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इंडस बेसन है, इंडस बेसन से बाहर जो पानी है वो है 17.8 मिलियन एकड़। ठीक है, 17.8 मिलियन एकड़ आपकी पूरी वाटर स्टोरेज से ज्यादा है। मंगला, तरबेला, बाकी सारों से ये 14 जो है, 14 से ये 17 है। उस 17 को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा था। हम वहाँ पे उस पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। अभी गोमलजैम डैम एक लॉन्च किया हमने और 3 नए डैम जो शुरू हुए इसमें, डेरा इस्माइल खान में, चौदवानजाम, हैदर अली और टांकजाम। मतलब जाम वहाँ दरिया को कहते हैं, दरिया के ऊपर 3 डैम, 3 दरियाओं पर डैम बने। तो इसी तरह 5000 जो है इस बल्कि 5000 सिर्फ केपी में और ओवरऑल बलूचिस्तान पंजाब मिला के 14,970 हम वाटर, छोटे स्मॉल वाटर रिजर्वायर बना रहे हैं कि जितना पहाड़ों से पानी आता है उसको इकट्ठा करके हम उससे ज़राअत करें। मैं परसों एक इफ्ताह करके आया एक जगह पे, मतलब ये एबटाबाद में 5000 फुट की बुलंदी पे, 5000 फुट की बुलंदी पे हमने स्मॉल रिजर्वायर बनाए और उसमें आप कह रहे हैं उसमें 150 कनाल जमीन आबाद की, जिसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स हम लगा रहे हैं। तो आप कह लें कि ये जो पानी का एक एक कतरा है इस मुल्क में, उस एक एक कतरे को किसी भी बुलंदी पे जहां वाटर सूट कर, टेम्परेचर सूट करता है, हम इसे कहते हैं यू कैन से कि ये बनाते हैं छोटी क्यारियां, छोटे खेत बनाते हैं अपना पहाड़ों पे, वो डेवलप करके तो हम ज़राअत को एक्सपेंड कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च पे, और तीसरा ये कि जो आप कह लें इसमें फूड प्रोसेसिंग है उस पर, और फिर एक ये कि मैकेनाइजेशन यहाँ पे नहीं थी इस, और अगर मैकेनाइजेशन ना हो और टेम्परेचर बाहर 40, 45, 46 हो तो वहाँ पे किसान काम नहीं कर सकता। लिहाजा हमने यहाँ पे ट्रैक्टर के अलावा मशीनरी नहीं थी, हमने 56 इम्प्लीमेंट्स पे आधी कीमत पे किसान को दे रहे हैं, जिसमें गोडी करने के, चारा काटने के, चारे को महफूज करने के, तूड़ी बनाने के, फल तोड़ने के, बागों की प्रूनिंग, बागों की जो छदराई है उसको करने में 46 इम्प्लीमेंट, जो मतलब पूरी ज़राअत को हम मैकेनिकल कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चीमा साहब एक और मसला काम करेंगे हर अड्डे पे हम, प्लीज एक और मसला भी है कि अगर हम किसान की बात कर रहे हैं, डीएपी खाद की बोरी की बात कर लें 7000 को टच कर रही है, आज डीजल की बात कर लें तो 134 रुपए 48 पैसे का इस वक्त हो चुका है। तो किसान के लिए तो ये भी बड़ी मुश्किलात हैं। डेफिनेटली हैं, बट इसमें आप इसको देखें, इसको दूसरे एंगल से देखें। दुनिया में डीएपी उस वक्त महंगी हुई है, या आप कह रहे इनपुट उस वक्त महंगे होते हैं जब दुनिया में कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है। इस वक्त अगर आप देखें तो ऑयल सीड में तकरीबन 130% कीमत बढ़ गई। इसमें देखें अगर मकई में, या मकई 95% बढ़ गई, गंदम जो है वो 40% बढ़ गई, बाकी चीज़ें बढ़ गई। जब किसान की इनकम बढ़ती है तो खाद ज़्यादा डालता है, खाद ज़्यादा डालता है तो खाद महंगी होती है। सो हुई है, हम उसको 24 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बरल खाद महंगी है। जो हमारी यूरिया लोकल प्रोडक्शन थी महंगी नहीं हुई, डीएपी जो इंपोर्ट करते थे वो महंगी हुई। लेकिन आप ये देखें, किसान को मोटिवेट होना बड़ा जरूरी है। आपके चैनल के तवज्जो से मैं कहना चाहूंगा कि उसकी खाद की कीमत 3000 या 3500 रुपए पर एकड़ उसकी कास्ट बढ़ गई, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो उसकी 30,000 रुपए पर एकड़ बढ़ गई। लिहाजा वो 30,000 को देखे, सामने रख के चले, वो 3,000 को सामने रख के डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन चीमा साहब मसला यह है कि पाकिस्तान में ज्यादा तादाद में छोटे काश्तकार हैं, छोटे किसान हैं। ये बड़े किसान तो सोच सकते हैं, छोटे किसान के लिए बहरहाल ये एक प्रॉब्लम रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है चीमा साहब की। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे ख़वातीन आज ज़िंदगी की किसी भी शोबे में मर्दों से कम तो नहीं है, वो मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, मगर
मुआवजे की अगर बात की जाए तो मुआवजे की दौड़ में वो आज भी मर्दों से कहीं पीछे, और ये एक रिपोर्ट में बात सामने आई है। हाँ जी, और उस रिपोर्ट के मुताबिक मुआवजे के हिसाब से ख़वातीन अपने शोहरों के में कम कमाती हैं। हैरानकुन तौर पर नॉर्डिक खित्ते के ममालिक में भी बीवियों की कमाई अपने शोहरों से कम है, जिसमें हम देख लें तो स्वीडन आ जाता है, हम देख लें तो नॉर्वे भी इसके अंदर आ जाता है, और फिनलैंड भी इसी के अंदर आ जाता है। नॉर्डिक खित्ता यूरोपीय ममालिक मतलब कि फिनलैंड, डेनमार्क है, इसके अंदर आइसलैंड है, ये सारे हैं। तो जो ख़वातीन की आमदनी या उन्हें इक़्तिसादी मौक़े फ़राहम करने में दुनिया में सबसे आगे हैं, फिर भी हम ये फ़र्क देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमजा इस तहकीक के दौरान माहिरीन ने यूरोप और एशिया समेत दीगर खित्तों के 45 ममालिक के लाखों घरानों के डेटा का जायज़ा लिया, उन्होंने एनालाइज़ किया और उससे पता लगा कि कमाई के लिहाज से सिन्फ़ तफरीक तमाम अमीर भी और गरीब ममालिक दोनों में ही मौजूद है, और एक ही जैसे काम का मुआवजा मर्द को ज़्यादा मिल रहा है और औरत को कम मिल रहा है। अच्छा, अच्छी बात लेकिन यह है कि गुज़श्ता 40 साल में मर्द और ख़वातीन के कमाई के फ़र्क में कुछ बेहतरी आई, और अब ख़वातीन माजी के मुकाबले में 20% ज़्यादा कमा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अब भी मियाँ और बीवी की कमाई में फ़र्क बहरहाल मौजूद है। अच्छा, हम तो दुनिया के बहुत से ममालिक में एक जैसे काम के लिए एक जैसा मुआवजा देने की तहरीकें क्योंकि चल रही हैं, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि ये फ़र्क है वो कम होता चला जा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। बिजनेस वुमेन शाद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाद बेगम, ख़वातीन अपने शौहरों से कम क्यों कमाती हैं, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? क्योंकि अब तो हमने देखा कि अमीर और गरीब ममालिक के हवाले से जो डेटा एनालाइज किया गया एक रिपोर्ट में, उसमें भी ये चीज़ हमें सामने नज़र आई है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो इसका जो बुनियादी है वो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, लेबर पॉलिसीज़ हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेट करती हैं ख़वातीन को इनकम की जो सैलरी है, मुआवजा है, इस हवाले से। बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं, अगर आप देखें ना, सिर्फ इस सेक्टर में नहीं और बहुत सारे सेक्टर्स में जो पॉलिसीज़ हैं वो जेंडर बेस को अगर हम देखें वो डिस्क्रिमिनेट करती हैं, ख़वातीन को डिफरेंटली ट्रीट करती हैं, मर्दों को डिफरेंटली ट्रीट करती हैं। एक बुनियादी रीज़न ये है। दूसरा एक रीज़न ये है कि अगर आप ये रिपोर्ट उठाएं या इसके अलावा बहुत सारी और रिपोर्ट्स उठाएं, ख़वातीन का बहुत सारा काम जो है वो बिला मुआवजा है, उसको कोई तनख्वाह, कोई माली कंपनसेशन उसको मिलती नहीं है। उसमें वो काम आ जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक तो घर के काम, उसमें मैं बाद में आऊँगी, लेकिन अगर आप देखें ना, एग्रीकल्चर सेक्टर है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है, दस्तकारी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, या जो डोमेस्टिक वर्कर ख़वातीन ज़्यादातर, हमारे मुल्क की मिसाल ले लें, बहुत सारी ख़वातीन घर पे बैठ के काम कर रही हैं, लेकिन उसके मुआवजे उनको कम मिलते हैं, जिसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है कि लोग कहते हैं कि औरत को शायद छुपाना, उसको तरखाना आसान काम है, क्योंकि वो उसके खिलाफ नहीं जाएगी, बात नहीं करेगी, उसको कोई नौकरी और नहीं मिलेगी, तो उसको ज़रा वो छुपाना आसान है। दूसरा, अब ख़वातीन की यूनियंस देखें, हमारे यहाँ इवन बहुत सारे मुल्कों में ख़वातीन की यूनियंस नहीं होते, मर्दों के आप देखें उनकी यूनियंस होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, सारी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि अगर आप देखें ओवरऑल शोबों के अंदर बहुत सारे शोबे आज भी जहाँ पे पैसे ज़्यादा कमाए जा सकते हैं, वहाँ पे समझा जाता है मर्द इफिशिएंटली डिलीवर करते हैं। लोग समझते हैं औरत छुट्टी करेगी, बच्चों की छुट्टी लेगी, बीमार पड़ेगी, इस तरह की, और अच्छा वो उन घंटों में काम करेगी कि जो लाइक अर्ली फारिग हो जाए, घर चली जाए। तो इन सारी चीज़ों को देख के वो जो माइंड सेट है वो स्टिल यही कहता है कि औरत को कम वेजेस आप दे सकते हैं, और इसके खिलाफ आप इसलिए बात ज़्यादा नहीं कर सकते कि बहुत सारे ममालिक में हमारे पास इस तरह का कोई कानूनी बैकअप मौजूद नहीं है जिस पे हम लीगली बात कर सकें। ठीक है शाद बेगम, ये भी हमें बताइएगा कि मसला यहाँ पर भी आ जाता है कि आपको ऑफ़र किया था, आपने एक्सेप्ट क्यों किया? जब हमने ऑफ़र किया था तब आपको नहीं पता था कि आपकी वेज कम है मर्द की निस्बत, तब तो आपने ओके कर लिया था, तो आज आप किस लिए आवाज़ उठा रही हैं? इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है? बिल्कुल, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो अभी हमने बात की है कि ख़वातीन के राइट्स को एक्सप्लॉइट करना निस्बतन लोगों को आसान लगता है, कि एक तो उसको चुप कराना आसान है, क्योंकि खातून जो है वो आगे लीगल इन चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ेगी, तो उसमें फिर यही कहा जाता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और जाहिर है फिर हर कंपनी कहती है कि हमारे अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, तो वो। और ये ख़वातीन, क्योंकि अगर आप इसमें दूसरी इसकी जो शक्ल है वो ये देखें कि ख़वातीन को निस्बतन जॉब्स कम मिलती हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक सोच होती है कि ख़वातीन शायद एफिशिएंट नहीं है,
अच्छा, दूसरा ये कि ख़वातीन कम पढ़ी लिखी भी होती है। हमारा एक ये भी मसला है कि ख़वातीन चूँकि कम पढ़ी लिखी होती है, मर्दों को चूँकि पढ़ने का ज़्यादा मौका मिलता है, इसलिए उनको जॉब्स भी अच्छी ऑफ़र होती है। और दूसरा, मर्द जो होते हैं लीगली थोड़े से अवेयर भी होते हैं। हमारा ये भी मसला है कि बहुत सारी ख़वातीन को लेबर लॉस का या इन चीज़ों का भी पता नहीं होता, या अगर कोई एक्सपेक्ट करता है तो कैसे कानून के साथ रुजू किया जाए, उसमें भी अगर देखें ना कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़की जॉब कर रही है तो शी विल प्रेफर कंटिन्यू जॉब ऑन द सेम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इंस्टेड कि वो अदालत पे जाके वो करे, क्योंकि बहुत सारी और ख़वातीन को शायद अदालत जाने में, थाने जाने में इस चीज़ को लीगली परसू करना मुश्किल हो जाता है। सो वो जो एक्सप्लॉइट करने का होता है वो कंटिन्यू रहता है। इसमें ये है कि ये बदलना शायद अभी भी बहुत लॉन्ग टर्म में हो, लेकिन जब तक क्लियर पॉलिसीज नहीं होंगी और ख़वातीन में अवेयरनेस नहीं होगी कि वो इक्वल पे के लिए अपने राइट्स के लिए बात कर सकती है, लेकिन हमें इक्वली ख़वातीन की एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शाद बेगम साहिबा, एक ये भी रीज़न कही जाती है ख़वातीन के उनके मुआवजे कम हैं इस वजह से क्योंकि वो उनके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं और वो ऐसी नौकरी की तलाश में होती हैं जहाँ पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हों। तो आप समझते हैं कि ये रीज़न ठीक है? ये रीज़न काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा। क्योंकि मैं खुद ख़वातीन के साथ काम करती हूँ। ख़वातीन प्रेफर करती हैं कि वो दिन के वक़्त काम करें, और दिन के वक़्त के काम में भी उनकी कोशिश होती है कि वो जो टाइम होते हैं, खाने पकाने के टाइम होते हैं, बच्चों के स्कूल के वापस आने के टाइम होते हैं, ये टाइम बड़े क्रिटिकल होते हैं ख़वातीन के लिए। अच्छा, इस दौरान अगर घर में कोई बीमार है तो चाहे वो फैमिली में जिस भी, क्योंकि अगर आप देखें ना, हमारी जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका जिम्मेदारी समझी जाती है कि वो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखे। शाद बेगम, अब हमने वे फॉरवर्ड हमने करना है ना कि वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस बारे हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच। एक तो सबसे पहले हमें ये रवैया ख़त्म करना है कि ख़वातीन जो है वो किस शोबे में जा सकती है, किस शोबे में नहीं जा सकती, क्योंकि सबसे पहली जो आगाज़ है वो यहाँ से होती है कि जो प्रॉफिटेबल या अच्छे शोबे होते हैं वहाँ पे ही औरत को एक तरह से रोक दिया जाता है, वो मर्दों के लिए ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं। दूसरा ये है कि आपने चूँकि मगरबी ममालिक की बात की है, वहाँ तो फिर भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती हैं, क़वानीन होते हैं जिसकी बुनियाद पे ख़वातीन थोड़ा सा रिलीफ ले सकती हैं। हमारे जैसे ममालिक में अभी बहुत कमी है इस हवाले से क़वानीन के और पॉलिसीज़ के, कि वो ना सिर्फ जो इक्वल पे है उस पर वो करें, लेकिन वो साथ में जो ख़वातीन की इश्यूज़ है उसको भी एड्रेस कर दे, क्योंकि जो बच्चों की पैदाइश की जो छुट्टी है उस पर उसको रिलीफ मिले, पेड वर्क मिले। इसके अलावा जो बीमारी के दिन है या फैमिली के साथ दिन गुजारने की जो ज़रूरियात है उसमें पहले उसको मिले। दूसरा ये कि जो ड्यूटी हार्स हैं उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन की जाए, क्यों कीपिंग इन माइंड जो ख़वातीन का रोल है। और इसके अलावा जो है ख़वातीन को इनकरेज किया जाए कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखें, अपने स्किल्स इन्हांस करें। अभी तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सारी ख़वातीन अब यहाँ पे भी बड़ा क्रिटिकली जो है वो अपने स्किल्स को देखें। ये सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह तो फिर ख़वातीन का जो बिला मुआवजा का काम है वो इतने साल शायद ना ले, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2060 तक जो है तकरीबन ये जो गैप है शायद ये फिल ना हो सके। बिल्कुल ठीक है। शाद बेगम, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। बड़ा अहम मामला है ये कि क्योंकि कॉम्प्रोमाइजिंग कुछ सिचुएशन हो जाती है। आमतौर पर अगर हम तरक्की पजीर ममालिक के अंदर देखें तो ये हमला होता है कि शायद इसको बहुत मजबूरी है तो काम करना पड़ रहा है, तो फिर अगर हम कम भी ऑफ़र कर रहे होंगे सैलरी तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। मजबूरी को कमज़ोरी समझ लिया जाता है और फिर वो जो है इस तरह से जो उनके वेजेस वगैरह हैं और जो उनकी भी होती है सैलरीज वगैरह उनको कम किया जाता है, और वो मजबूरी होती भी है किसी हद तक, और फिर इसी वजह से ख़वातीन भी काम करने पर मजबूर होती हैं। फिर कवानीन की पासदारी उस तरह से नहीं होती, अमलदारी उस तरह से नहीं होती और ख़वातीन को इस प्रॉब्लम का सामना रहता है। उन्होंने एक बताया ना कि इसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए ख़वातीन को, ख़ास तौर पर क्योंकि उनके ऊपर डबल काम होता है, उनकी घर की जिम्मेदारी भी होती है, तो उस हवाले से रिलैक्सेशन देना उनके वर्किंग आवर्स में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ें और अहम मामला है उस पर बात करेंगे। रेहाम खान ने झूठे इल्ज़ामात लगाने पर जुल्फ़ी बुखारी से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लिया। बरतानवी अदालत के हुक्म के बाद रेहाम खान ने मुआफ़ीनामा और वीडियो बयान सोशल मीडिया पर जारी किया। अच्छा, अपने वीडियो बयान में रेहाम खान ने ना सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी से माफ़ी मांग ली बल्कि हरजाना भरने की भी हामी भर ली। हाय उज़ूद पशेमा का पशेमा होना, क्या कहा जाए इस मामले के ऊपर। लेकिन खैर हम अगर ये देखें कि कानून कितना मजबूत है, वहाँ पर अदालतें कितनी मजबूत हैं कि फ़ैसला हुआ, मुआफ़ी मांगना पड़ी, ट्वीट करना पड़ी, बयान रिकॉर्ड करना पड़ा, वही पढ़ना पड़ा जो जुल्फ़ी बुखारी साहब चाहते थे और कहना पड़ा। लेकिन इसका दूसरा
जो रुख है वो हमने देखना है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो चाहते हैं बयान कर देते हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो डेफेमेशन के जो केसेस हैं वो पाकिस्तान में उस तरह से आगे क्यों नहीं चल पाते हैं, क्यों सियासतदान खुद ही परसू नहीं कर रहे होते और फिर वो सजाएं नहीं मिल रही होती। हमजा, अगर देखा जाए तो उन्होंने माफ़ी तो मांगी, साथ साथ उन्होंने हरजाना भी भरने का कहा कि वो भी भरेंगे। ये कोई दिल से तो वो नहीं कर रहे कि दरिया दिली से, क्योंकि वहाँ की अदालत ने बोल दिया अब आपको कि उन्होंने करना पड़ा है। तो यहाँ पर ऐसा मामला क्यों नहीं है और क्या होना चाहिए, बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, अगर हम देखें ये कानून है कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, इतना कुछ करना पड़ा, पूरी दुनिया के सामने जो है एक सुबकी उठाना पड़ी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं जिसका जो दिल करता है वो पंक्चर्स की बात हो या कोई भी मामलात हो जाते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर उस तरह से सज़ाएं क्यों नहीं मिल रही होती, परसू क्यों नहीं हम केसेस को कर रहे होते? जी शुक्रिया। देखिए, आपके यहाँ भी कानून मौजूद है, सिर्फ अमल दरामद नहीं होता, और ये अदालतों का भी काम है और हुकूमतों का भी काम है कि उस कानून को बेहतर करें। 2002 में हतक इज़्ज़त का कानून आया था जी, इससे पहले भी था, लेकिन 2002 में इसको कुछ और इम्प्रूव किया गया था और अब भी इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। असल में जब अगर हुकूमतों की नीयत हो चीज़ों को बेहतर करने की तो की जा सकती है। दूसरा ये कि अदालतों को भी ये देखना होगा कि जब इस तरह की हतक इज़्ज़त का कोई केस उनके सामने आता है तो उन्हें कितने अरसे में उसको निपटाना चाहिए। कई केसेस हैं पिछले चंद सालों में जो केसेस फाइल हुए हैं। अगर मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब का इमरान खान के ऊपर केस है, इमरान खान ने नजम सेठी ने इमरान खान के ऊपर केस किया था, और भी कई केसेस अगर आप उठा के देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि वो बहुत जल्दी उसके जवाब आ सकते थे। अगर अदालतें चाहती बहुत जल्दी फैसले हो सकते थे। सजाओं को बेहतर करें, जुर्माने बेहतर करें, लेकिन हतक इज़्ज़त का कानून आपके यहाँ भी मौजूद है। सिर्फ यही मसला है कि आपके यहाँ अमल दरामद चीज़ों पे नहीं होता और दूसरी जगहों पे अमल दरामद हो जाता है। वहाँ का कानून जो है वो सख्त भी है और वहाँ कानून के मुताबिक जो है वो सजाएं भी होती हैं, जुर्माने भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें इस केस से भी सबक लेना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इमरान खान भी एक ज़माने में उन्होंने इंग्लैंड के जो क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर थे, इयान बोथम, उनके खिलाफ केस किया था और वो केस जीते थे इमरान खान। सही। अच्छा, लेकिन मज़हर अब्बास साहब, अगर हम देखें, हमने इस फेक न्यूज़ को, पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, या झूठे इल्ज़ामात वगैरह की जो बुछाड़ होती है, उसको रोकने के लिए हुकूमत को और दीगर इदारों को क्या इक़दामात करने चाहिए? क्योंकि कानून तो मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो सिर्फ क्या ये अदालतों की जिम्मेदारी है? नहीं, देखिए, फेक न्यूज़ तो एक बिल्कुल दूसरा मौजू आ जाता है। फेक न्यूज़ का हतक इज़्ज़त से ताल्लुक नहीं होता। हतक इज़्ज़त का कानून दूसरा होता है। फेक न्यूज़ को बेहतर बनाने के लिए करें, अब हुकूमत का मसला ये होता है कि वो फेक न्यूज़ की आड़ में पूरे मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। फेक न्यूज़, पहले तो फेक न्यूज़ को डिफाइन करें, फेक न्यूज़ क्या होता है। कोई बयान फेक न्यूज़ होता है, कोई ज़हनी इर्तिका फेक न्यूज़ होती है, और फेक न्यूज़ के मकासद क्या होते हैं। तो चीज़ों को बैठ के रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। एकदम आप कोई एक कानून ले आएंगे जिस तरह इन्होंने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब उसमें जिन कवानीन को वो ख़त्म करके अथॉरिटी बनाना चाह रहे थे, उसका फेक न्यूज़ से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। तो असल चीज़ ये कि हुकूमत किस हद तक संजीदा है, इस पर संजीदगी दिखानी चाहिए, बात करनी चाहिए और मसले का हल निकालना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की जाए। ठीक है। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, हम अखलाकी पस्ती का भी शिकार हैं कि हमें शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है, कि हम अदालतों में उस तरह से परसू भी नहीं करते कि इसको कोई हमारे बारे में बयान देते हैं, हम उसके बारे में बयान दे देते हैं कि तुमने भी तो ये किया है, तुमने भी तो फलां किया है, और दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा होता सिवाय तकरीरों के। तो क्या कोई अखलाकी पस्ती भी है या हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम कहते हैं खैर है, कुछ नहीं होता? देखिए, ये तो ओवरऑल फिर माशरे की बात होती है ना। आपके माशरे में जो है वो जो आदमी ऊँची आवाज़ से बात करता है उसकी आवाज़ सुनी जाती है, जो आदमी धीमी आवाज़ से बात करता है उसकी बात नहीं सुनी जाती। जो आदमी दलील से गुफ्तगू करता है वो हमारी समझ में नहीं आती, जो आदमी गुस्से में गुफ्तगू करता है वो हमारी समझ में आ जाती है। तो ये हमारा ओवरऑल माशरे का मसला है। और जाहिर है जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको इस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने आप को वो दावा करते हैं
कि वो आवाम के नुमाइंदे हैं, और आवाम के नुमाइंदे जो होते हैं वो आवाम के अंदर रह के काम किया करते हैं, अपने आप को आवाम से दूर नहीं करते। बिल्कुल ठीक है मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रहे थे, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जिस तरह से हम पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र कर रहे थे और फिर अब बिजली का भी जिक्र कर लें तो उस हवाले से भी तो दो वक्त की रोटी खाना भी हमजा मुश्किल हो गया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महंगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ख़ासतौर पर पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह से इंक्रीज़ हुई हैं उस हवाले से यूटिलिटी एग्जैक्टली वहाँ पर भी तो महंगाई का तूफान एक चल पड़ा है। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया जी उसके मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़ा दिए गए। अच्छा, मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो अगर घी की हम बात करें तो 15 से 49 रुपये फ़ी किलो तक महंगा कर दिया गया है, और कुकिंग ऑयल की बात करें तो उसकी कीमत में भी 14 से 110 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो गया है। अगर वफाकी इदारे शुमारियात की बात कर लें तो हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट में बताया गया है कि महंगाई की मजमूई शरह 12.66% तक पहुँच गई है, और कम आमदनी वालों के लिए महंगाई की शरह में 14.12% इजाफा हुआ है। और वज़ीर आज़म साहब को तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं ये कहते हुए कि जी के जो महंगाई की सूरत हाल है उसको खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, महंगाई को कम करना मेरी पहली तरजीह है, लेकिन तरजीह कहना और तरजीह होना उसमें अब कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, शायद उन लोगों के लिए मसाइल नहीं हैं जो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी हमजा जो कि अगर दिहाड़ीदार हम तबके की बात करने ख़ास तौर पर तो उसको पता होता है, बिल्कुल मिडिल क्लास की बात होती है, लेकिन हमसे अगर हम दिहाड़ीदार तबके को देखें वो तो रोज़ की रोज़ कमाना है और जो लेके आना है तो वो भी मतलब वो उस चीज़ों को अफोर्ड करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया, मतलब गुजारा करना उन चीज़ों में। अगर हम बात करें गुज़श्ता एक हफ़्ते की तो उसके दौरान 22 ज़रूरी इस्तेमाल की जो अशिया उनकी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और हुकूमत ने महंगाई की मौजूदा लहर पर काबू ना पाया तो इससे अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ सकती है और हुकूमत को उनके गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, फिर भी अवामी नुमाइंदे हैं, आपने हल्कों में जाना होता है, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ तक वफाक की बात है, जो ये पॉलिसीज़ हैं उनका तो हम जिक्र करते ही रहते हैं। दूसरा सूबाई मामला देख लें तो वो भी सुबहान अल्लाह अलग ही चल रहे हैं। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ कहीं काम कर रही, वहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा। अब पेट्रोल की मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि हर तरफ हम देखें। अब आटे की बात कर लें तो सिंध के अंदर जो आटे की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। मतलब हर हुकूमत, सूबाई हुकूमत की बात कर लें, वफाकी हुकूमत की बात कर लें, कहीं से अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर अशारियों की बात करें कि जी कि आशारिये है तो वो फिर बताए जाते हैं कि जी कि ये भी बेहतरी हो रही है, वो भी बेहतरी हो रही है, हमारा किचन जो है वो तो बेहतर नहीं हो रहा। आम आदमी का सवाल ये, और पेट्रोल के भी जो आज सूरत हाल है, बिल्कुल आज जो सूरत हाल है उस हवाले से पेट्रोल की इस तरह से कीमतें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है उनमें, और अवाम जो है वो चिल्ला उठे हैं कीमतों को सुनकर के भाई आए दिन हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत रिलीफ देने के बजाय उन पर आए दिन महंगाई के बम गिरा देती है। हमने मुख्तलिफ शहरों से लोगों की जो राय है, लोगों के जज्बात हैं वो हमने सुनने की कोशिश की है और हमने रिकॉर्ड भी किया, हम अपने आपको वो दिखा देते हैं। पाकिस्तान में ये हाल होगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। दिन पे दिन महंगाई, हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी होती है। इस हुकूमत का काम नहीं, सिर्फ पिछली हुकूमत का काम है, क्योंकि महंगाई करके वो गए। बहुत महंगाई हो गई है, गरीब के से काम चढ़ गया है, ऊपर हो गया है। अब तेल ढलवाने के काबिल ही नहीं रहा कोई भी। पेट्रोल महंगा हो गया है, हमारी सवारी नहीं है, गरीब बंदे हम कहाँ जाएं? मुझे तो ये लग रहा है कि बैलगाड़ी और गधा गाड़ी का दौर वापस आने वाला है। लोगों को बाइकें और अपनी जो गाड़ियां वगैरह छोड़ के साइकिल खरीद लेनी चाहिए। पेट्रोल महंगा करेंगे तो खुर्दनोश की अशिया जो है वो महंगी हो जाएंगी। इतनी सैलरी नहीं है जो जितना इसने खर्चा कर दिया है। दाल है महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, सब कुछ इसने झूठे वादे किए हैं। अवामी राय जो है वो उनकी क्या थी, उन्होंने क्या उनके जज्बात थे, वो हमने आपको सुनाए। हम इसी पर बात करेंगे। माहिर तवानाई उमूर अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अरशद अब्बासी साहब, आलमी मार्केट की अगर बात करें तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और उसका जो पाकिस्तानी मईशत पर असर है वो हम सबके सामने, आपके सामने भी है। क्या ये ट्रेंड मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा? देखिए, आलमी मार्केट में प्राइस बढ़ेगी और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन ये शायद $120 तक जाए। असल सवाल आप उस बंदे से कर रहे हैं जिसने 2018 में पाकिस्तान के टॉप ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट्स को मिला के एक स्ट्रेटजी पेपर विद माइलस्टोन गवर्नमेंट को बना के दिया है कि देखिए
ये दुनिया में ये काम होगा, पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाएंगी, एलएनजी की प्राइस भी ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी, आपकी एक फ्लक्चुएशन होगी, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी में एट रिस्क है। तो आप सबसे पहले ये करें कि पाकिस्तान में अभी ऑयल एंड गैस का इतना पोटेंशियल है कि हम 5 साल में खुद कफील हो सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उसमें एक ले डाउन किया गया था एक रोड मैप कि केपीके में किस किस पॉइंट के ऊपर ऑयल जो है वो जिसे कहते हैं ना उसकी सीपेज है, जहां आपने भी कई वीडियो देखी होंगी, कई वीडियो हमने बना के डाली हैं कि हुजूर इस एरियाज को ये जो ऑयल वेल निकल रहा है या ये वहाँ से जो ऑयल सीप हो रहा है जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पीटर इंजन्स में, इनको पंक्चर करें। यहाँ 40,000 से लेके 80,000 तक ऑयल आपको मिल सकता है। ठीक है, बासित साहब ये भी बताइएगा, तेल और दीगर अशिया की बढ़ती जो कीमतें हैं इसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? आलमी मंडी में हम देख रहे हैं कि तेल महंगा हो रहा है, पाकिस्तान के इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। जब आपकी एनर्जी यानी ऑयल एंड गैस वो महंगा है, बिजली आपने फिर 2 रुपये यूनिट महंगी कर दी है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में मैंने एक हफ्ता पहले एक स्ट्रेटजी पेपर बना के एक भेजा था कि देखें हमें ये बिजली की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। वो इसलिए कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं। मैं अभी वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि वो रेलिवेंट क्वार्टर तक बात पहुंच गई, पता नहीं कब इस पर अमल करेंगे। तो आप देखिए बिजली की कीमतें बढ़ गई, तेल की भी कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई। तो मुझे बताएं कौन सी वो चीज़ है जिसकी कीमत नहीं बढ़ेगी? आपके घर में या एक सब्जी है या कोई बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो देखिए वो कोई आसमान से नहीं उतरेगी, वो किसी चीज़ के ऊपर चल के जाएगी। जब उसकी मूवमेंट होगी, जब वो व्हीकुलर उसकी मूवमेंट होगी तो कीमतों पे तो असर डेफिनेटली पड़ेगा। वो असर इस हद तक पड़ेगा कि मेरे ख्याल में सच्ची बात है कि मेरे जैसा बंदा कि जो प्रोफेशनल है, जो कि जिसको ये बात सियासी बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में महंगाई कमी जो पहले ही आ चुकी है ये ठीक बात है। लेकिन अगर हम बात सब देखें, अवाम की बात करें तो अवाम इस वक्त रिलीफ कह रही कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए। अगर अब हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट महंगाई के वो कौन कौन से पहलू हैं जिन पर एक्शन प्लान बनाकर अवाम को रिलीफ दे सकती है? शेल गैस के ऊपर एक हमें पॉलिसी वाज़े करके इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाना पड़ेगा। हमने इन 3 साल में एक दफ़ा भी अपने ब्लॉक्स की इंटरनेशनल बिडिंग नहीं की। ये जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करने के लिए ब्लॉक्स मतलब यानी जैसे एरिया सेक्टर्स देने पड़ते पूरी दुनिया को, हमने अभी तक पेश नहीं किए। हमें वो रेड टेप ख़त्म करके रेड कार्पेट इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को देनी पड़ेगी, जो कहें जिनको कहना पड़ेगा कि आए तेल भी आप निकालें, गैस भी निकालें, आप भी कमाएं, हमें भी कमा के दें। जब हम कमा के देंगे, हमारा जो डोमेस्टिक ऑयल गैस निकलेगा तो वो इंटरनेशनल प्राइस से इंतहाई कम है। मैं आपको मिसाल दूँ, $10-12 से ऊपर नहीं जाएगा। ये मेरा एक मेरी एस्टिमेशन है। ये मैक्सिमम $20 ठीक है भाई साहब, आगे बस सर पर ही है। अभी से हम देख रहे हैं गैस लोड मैनेजमेंट हो रही है, हमारी इंडस्ट्री भी मुतासिर होने का खदशा है, और हुकूमत अभी से क्या कुछ इकदाम उठा सकती है कि मुमकिन जो बहरान है उससे बच सकें हम? हो सकता है कि जो गैस पावर सेक्टर में जा रही है वो आप तकरीबन 90% डोमेस्टिक सेक्टर को दे सकते हैं, इंडस्ट्री को दे सकते हैं। पावर सेक्टर सर्दी में देखें आपकी 12 या 13 या 14,000 मैक्सिमम इतनी आपकी डिमांड होती है। वो आप कोल, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल से पूरी कर सकते हैं। अभी तो मेरा ख्याल है कि अगले महीने नवंबर में आना चाहिए किनोप 1100 मेगावाट कराची में, यानी एक हमारे पास एक और एडिशन हो जाएगी। और कोल पावर प्लांट्स को हम ऑप्टिमाइज़ करें, जैसे मुझे पता है डिटेल चली जाएगी थोड़ी टेक्निकल कि हब कोल पावर प्लांट देखिए वो 20% कैपेसिटी पे चल रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन है। ठीक है, आपके कोल पावर प्लांट ही अंडर यूटिलाइज चल रहे हैं। जब हम इनको फुल यूटिलाइज करेंगे, फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे, अगर अक्लमंदी किसी ने की, लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए एक बात कहूँगा जी, मेरे ख्याल में एक बड़ा सीरियस एलिमेंट है। वो क्या कर रहा है? हमारी इस एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी को सबटाज कर रहा है। ये एलिमेंट हमारे उन इदारों को देखने चाहिए, ऐसे एक्टर कौन कौन से हैं।
ठीक, अब्बास साहब अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, विंड एनर्जी को देख लें, सोलर को देख लें या हाइड्रो एनर्जी को देख लें, तो क्या वजह है कि रियासी इदारे मुतबादिल एनर्जी के ज़राए पर काम करने से गुरेज़ा हैं? पाकिस्तान में हाइड्रो पावर, जैसे सर्दियों में ये वाटर फ्लो कम हो जाता है, इसी तरह इसी आज जिससे आपने बात कर रहे हैं, ये 2012 में एक पूरी स्टडी करके दी कि जैसे जैसे सर्दियों में दरियाओं में हमारे फ्लो कम हो जाता है, उसी तरह सर्दियों में विंड की स्पीड हमारे यहाँ कम हो जाती है और विंड से एनर्जी कम बनती है। लेकिन इनसे ये दुनिया में किसी जगह पे ऐसा नहीं हुआ कि रिन्यूएबल के ऊपर पूरा डिपेंडेंट किया जाए। ठीक है, देखिए ये थोड़ी टेक्निकल बात आ जाएगी। अभी आपके यहाँ कहीं लोड बढ़ जाता है या पीक लोड है, जैसे सुबह या शाम को, वहाँ आपको थर्मल लोड जो थर्मल ये जो फॉसल फ्यूल बेस्ड है, चाहे ऑयल है या चाहे कोल है या गैस है, वो आपको लाने पड़ते हैं। अभी तक दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे 100% रिन्यूएबल हो। आपके पास अभी कोल है और फिर द न्यूक्लियर, इनके साथ यू कैन मैनेज, मैंने आपसे पहले कहा ना, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये कौन करेगा? अदर साहब करेंगे या फवाद चौधरी साहब करेंगे? ठीक है अर्शद भाई साहब, मतलब कि दरामदात के बढ़ते बिल की बात करें, उसकी पोजीशन भी, उसका मसला भी आपके सामने ही है। मौजूदा हुकूमत क्या हंगामी बुनियादों पर इकदामात उठाए? आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये तबानाई का बहरान भी साथ ही काबू पाया जा सके? देखिए, मुझे याद पड़ता है कि 2017 में इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कराई थी इमरान खान साहब ने और KP की गवर्नमेंट ने, और मैं, इमरान खान साहब चीफ गेस्ट थे और मैं उसको चेयर कर रहा था। और लेकिन इससे पहले 6 महीने हमने मेहनत की कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स क्या क्या हो सकती है। और आपके प्रोग्राम में आज फर्स्ट टाइम आपने मुझे मजबूर किया बताने को कि उसमें तकरीबन 12 डिफरेंट एम्बेसडर्स आए थे और हमने इमरान साहब की गोश गुजार किया कि देखिए इमरान खान साहब, $70 बिलियन की मार्केट है मार्बल की, आपके पास 1200 वैरायटी हैं, आप $10 बिलियन तक मार्बल की, स्टोन्स की एक्सपोर्ट लेके जा सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिया के पास 14 वैरायटी हैं और वो $4 बिलियन तक वो एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, 3 साल इनको हो गए हैं। ये खाली एक बात पे लगे, टेक्सटाइल या फिर रॉ मटेरियल चावल है। आज भी अगर इनमें विल है तो ये कंसंट्रेट करें वो चीज़ें जहाँ पे ये। ठीक है अर्शद भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और गुफ्तगू कर रहे थे जो मौजूदा बहरान का सामना है, ख़दशा भी है। अब हमें सर्दियाँ आ रही हैं, आज ही लोग देखें तो शिकायत कर रहे हैं, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद की बात करें तो बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर गैस प्रेशर अभी ही बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो ये सूरत हाल है। हम खैर कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इन चीज़ों से साइड पर होकर गवादर चलें, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करें। ये मतलब महंगाई, पेट्रोल प्राइसेस, एनर्जी का मतलब गैस का बहरान, इनसे साइड पर हो, बिजली की कीमतें बढ़ गई, गवादर चलते हैं, गवादर ले चलते हैं। वहाँ पर जीप रैली, वहाँ पर बिल्कुल ऑफ रोड जीप रैली के जो है वो स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों का आगाज़ हो गया और 40 से ज़ायद खतरों के खिलाड़ी जो हैं वो 240 किलोमीटर पर मुक़ीद ख़तरनाक ट्रैक पर रेसर मुकाबले में हिस्सा भी लेंगे। तो सदाकत बलोच वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं इस मुकाबले के बारे में। जी सदाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ग्वादर ऑफ रोड रैली के हवाले से खतरों के खिलाड़ी ताला आजमाई के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आज ग्वादर ऑफ रोड रैली का पहला मुकाबला है स्ट्रोक कैटेगरी के दरमियान हो रहा है, जिसमें 40 से ज़ायद जो रेसर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ इस कैटेगरी में जो है कि 3 गैर मुल्की भी और दो ख़वातीन भी शामिल हैं। 240 किलोमीटर पर मुहित ये ख़तरनाक तरीन ट्रैक पर ये रेसर जो कि आपस में मुकाबला करेंगे, आज किस्मत आजमाई करेंगे। आज ये ख़तरनाक तरीन ट्रैक पर रेस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और 40 से ज़ायद इसमें रेसर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है सदाकत, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें ये जो रेस है इसके बारे में बताया। जीप रैली है, स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं और 40 से ज़ायद खतरों के खिलाड़ी हैं। आपने बताया हमें कि 240 किलोमीटर का एक तवील ट्रैक है, एक तवील ट्रैक है और ख़तरों के खिलाड़ी जो हैं वो वहाँ पर अपने जो है अपना सारा दिखाएंगे पोटेंशियल कि उनमें कितना पोटेंशियल है, वो कितनी अच्छे तरीके से जो है इस रेस में जो है वो जीत सकते हैं। अब रिजल्ट्स तो बाद में पता लगेंगे। खैर, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम अब बात करेंगे, बड़ा ही अहम इशू है बच्चों की। अगर हम बात करें बच्चों के साथ ज़्यादती और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात सिर्फ कानूनी मसला नहीं है बल्कि ये समाजी मसला भी है, जो अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक हकीकी ख़तरा बन चुका है इस वक्त। और इस तरह के अनगिनत वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर तूफ़ान उठता है और फिर दूसरे किसी हादसे का शोर होने वाले पहले हादसे की जो गर्द है उसको बिठा दिया करते हैं। और पाकिस्तान में ये मामला ऐसे ही चल रहा है। आदादोशुमार की भी बात कर ले, सूबा पंजाब में मौजूदा साल के पहले 6 माह में बच्चों के खिलाफ जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के 1100 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा हमजा, ये वही साल है जब कि सेनेट की अगर हम बात करें तो एक कमेटी ने बच्चों से जिनसी ज़्यादती करने वालों को सरेआम फांसी देने का बिल जो है वो मंजूर किया। और उससे 1 साल पहले ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर हुआ था। मगर अगर हम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो क़वानीन में अहम पेशरफ़्त करने के बावजूद रियासत ऐसे दरिंदों को सज़ा देने में नाकाम रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर केस पे कहा जाता है इसको टेस्ट केस बना दिया जाएगा, हमेशा कहा जाता है ऐसी सज़ाएं दी जाएंगी, ऐसा किया जाएगा, कानून की अमलदारी ऐसे होगी कि उसके बाद कोई सोचेगा भी नहीं, कोई जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। लेकिन जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, दादोशुमार हमारे सामने आ रहे हैं, वो उन तमाम दावों के बिल्कुल बरक्स हैं। बिल्कुल ऐसे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सज़ाओं की तो सज़ाएं हमें उस तरह से नज़र भी नहीं आ रही हैं कि केसेस उनके उनमें ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। अगर बच्चों के हुकूक पर काम करने वाली जो NGOs हैं वो उनके मुताबिक इस साल के पहले 6 महीने की अगर हम बात करें तो मुल्क भर में 1896 बच्चों को जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। और उनमें से तकरीबन 60% केसेस पंजाब से हैं। चले पंजाब की आबादी ज़्यादा है लेकिन हम दावा करते हैं कि पंजाब की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो बाकी अगर सूबों की बात देख लें उनसे कदरे बेहतर रही है। और घरों में काम करने वाले नाबालिग बच्चे जिस्मानी ज़्यादती का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल इसी हवाले से बात करना ज़रूरी है। और हम बात करेंगे चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सारा अहमद, कहिएगा कि क्या वजह है कि कानून मौजूद है लेकिन हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे कानून होने के साथ साथ? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर टेकिंग माई स्टांस ऑन दिस इम्पॉर्टेंट इशू। एंड मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि आपके चैनल्स की वजह से जब आप ये चीज़ें डिस्कस करते हैं तो अगर मेरा कोई मैसेज होता है आगाही के बारे में लोगों तक वो पहुँच जाता है। जहाँ तक आपने बात की कि केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, बिल्कुल रिपोर्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज़ भी हो रहे हैं। और जो घरेलू मुलाजिम और बेतशद्दुद के वाक़यात और जिनसी ज़्यादती वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा, नाउ द थिंग इज़ कि अगर आप पंजाब अगर सिर्फ सूबों को कंपेयर करें तो जैसा हमज़ा ने मेंशन किया कि पंजाब की आबादी भी ऑफ कोर्स ज़्यादा ही है। और आपको पता है जो रिसर्च एजेंसी साहिल जिसकी रिपोर्ट का डेटा लिया जाता है, जिसका डेटा यूज़ होता है हर जगह, उनके रिपोर्टिंग जो मैकेनिज्म है वो भी पंजाब में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब पंजाब में जैसे अगर 3 शहरों में, सिंध में 1 में, तो यू अंडरस्टैंड कि वहाँ रिपोर्टिंग भी 1/4 हो रही है कम्पेयर टू पंजाब। तो एक तो ये रीज़न हो गई। तो आई डोंट से दैट रिपोर्ट होना मतलब केसेस ज़्यादा होना इज़ गुड, लेकिन मैं कहती हूँ कि रिपोर्ट होना इज़ अ पॉजिटिव थिंग। पहले केसेस होते थे, इतने ही होते थे लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है, वो क्रेडिबिलिटी आ गई है कि पुलिस के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, तो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और प्लस पहले उनमें वो एक ऑनर और शेम की वजह से लोग छुपाते थे, अपने घरों में ही वो कन्फाइन हो जाते थे, केसेस बाहर नहीं आते थे। अब लोग एक्सप्रेस करते हैं तो वो जो तादाद आपको नज़र आ रही है वो ज़्यादा हो गई है। और दूसरी बात ये देखें, ये बहुत बड़ा एक सोशल इशू है, ये कोई एक गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये किसी एक इदारे का नहीं है। बात यह है कि लोगों, हमारे पास पीडोफाइल्स मौजूद हैं, ऐसे लोग जो शुरू से ना दे हैव दिस थिंग इन देयर हेड्स, ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, तो इनकी ये चीज़ ओवरनाइट ठीक भी नहीं हो सकती। तो जो हो ये किया जा सकता है कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अगर आवाम में से हर कोई बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे, अपने बच्चों को प्रॉपर, जहाँ स्कूल जा रहे हैं तो टीचर्स, घर में वालिदैन, मीडिया या आगाही फैलाए, तो फिर ये केसेस में हम इसमें देखते हैं कि इसमें बेहतरी आ जाती है। मतलब ये हम प्रिवेंशन की तरफ अगर मैं बात करूँ तो मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वी कैन सेव दीज चिल्ड्रन फ्राम गेटिंग अब्यूज्ड, यू नो, बाय रिपोर्टिंग दीज केसेस। जैसे बहुत सारे वाक़यात मेरे सामने आए कि एक पान शॉप पे बच्चे को कोई ले गया एंड वहाँ पे जाके पान वाले ने देखा
पान शॉप वाले ने कि उसके बच्चा जो है ना अनकंफर्टेबल था उस स्ट्रेंजर के साथ, तो पता चला कि वो किडनैप हुआ था बच्चा। उसने रिपोर्ट किया पुलिस को, पुलिस ने आके उसको रेस्क्यू कर लिया। इस तरह हम बच्चों को बचा सकते हैं अगर हम अपना रोल प्ले करें एज ए बिल्कुल ठीक है सारा साहब, आप दुरुस्त कह रही हैं कि हमें भी अपनी आंखें खुली रखनी है, जरा मोबाइल से साइड पे करनी है, चलते हुए इधर उधर देखें, खुसूसी तौर पर बच्चों पे नजर रखें। बात आपकी दुरुस्त है। पहले आपने बात की कि केसेस रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, आपने साथ ही कहा कि ये जस्टिफाई फिर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, केसेस कम क्यों नहीं हो रहे? क्वेश्चन ये है कि उसकी क्या बड़ी वजह है? केसेस कम होना हम सबका कंसर्न है, लेकिन रियासत शायद उस चीज़ में नाकाम रह रही है, ऐसी सजाएं नहीं मिल रही हैं। टेस्ट केस बनाएंगे लेकिन शायद वो नहीं बन रहे हैं कि लोग परेशान ही नहीं होते। लोग कहते हैं कि शायद ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लोग छुट जाते होंगे, उसको फिर परसू भी नहीं किया जाता, बताया भी नहीं जाता कि हमने ऐसी सजाएं दी हैं लोगों को जो इस घिनौने काम के अंदर जो है शामिल रहे हैं। देखिए, आई थिंक कानून भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे कानून मौजूद हैं। हमने खुद भी लेजिस्लेशन की है, जैसा आपने अपने प्रोग्राम के बिगनिंग में मेंशन किया। होता यह है कि जब, क्योंकि मैं खुद डील करती हूँ, आपको पता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस के साथ जो बच्चों के साथ होते हैं, हम क्या करते हैं, हम बच्चे को रेस्क्यू कर लेते हैं, अपने पास ले आते हैं, पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अच्छा, हम थोड़े दिनों बाद सुनने में आता है कि वो केस इतना लंबा चल रहा है कि कोई एक तो जो रेपिस्ट होता है उसकी फैमिली, इन जो विक्टिम की फैमिली होती है उनको कहती है कि हम तुम्हारे साथ सुलह कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। विक्टिम की फैमिली ज़्यादा रहती है, गरीब होती है, उनको पैसों की ज़रूरत होती है, वो पैसे लेते हैं और केस ही ख़त्म हो जाता है, दे टेक इट बैक। तो अब यहाँ इन दिस सिचुएशन वी कांट ब्लेम द गवर्नमेंट और द पुलिस और द जुडिशरी। लेकिन इस सिचुएशन में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रोल आ जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो यहाँ पर केस को क्यों नहीं लेकर चलता है कि स्टेट इसके अंदर, रियासत इंटरफेयर क्यों नहीं करती है, रियासती सतह पर इस केस को क्यों नहीं लेकर चला जाता कि इस केस के अंदर सुलह ना हो सके? रियासत से तो सुलह नहीं की जा सकती। देखिए, बिल्कुल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो कभी पहले ऐसे हिस्ट्री में नहीं हुआ, लेकिन खुद कंप्लेनेंट बने बहुत सारे केसेस में, जब सब पीछे हट जाते हैं। बहुत इन्फ्लुएंशियल केसेस भी सामने आए जब जो है बच्चों के साथ जो है बच्चों को चाइल्ड लेबर पे रखा गया था, तशद्दुद के वाक़यात हैं, वो कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज इन्वॉल्व थी, फिर भी ब्यूरो कंप्लेनेंट बना, मुद्दाई बना, एंड जाके हमने FIR कराई। वो हम करते हैं, फॉलो अप भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली ये पॉवर्टी है और जो है वो अवेयरनेस की कमी है, मतलब कि ये सालों से चली आ रही है, राइट? तो उसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ की एक चीज़ है वो तो लॉ में यू कांट राइट कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जब कंप्लेनेंट खुद हट जाएगा और कहेगा कि मैंने परस्यू नहीं करना, वो हेयरिंग पे जाएगा ही नहीं, तो वो केस ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। इवन इफ आवर लॉयर्स आर देयर, जब खुद बच्ची का बाप कहता है कि नहीं उसके साथ तो ये हुआ ही नहीं, तो फिर वो केस कमज़ोर हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो रेप के वाक़यात, अब्यूज़, एवरीथिंग, ये सिर्फ दिस इज़ नॉट गुड, बट ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, यू नो इट, दिस हैपेंस ग्लोबली। इवन US, इतना डेवलप्ड कंट्री, उसके जो छोटे छोटे शहरों हैं, अगर उनकी आप तादाद दें, वो हमारे पूरे मुल्क की तादाद से ज़्यादा वहाँ पे केसेस होते हैं। सो दिस इज़ नॉट गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन होता ये हर जगह है। एंड ये होता क्यों है? आगाही नहीं, लोगों में तालीम नहीं है, गुरबत, लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को आगाही, आप भी कह रही हैं, आपने गरीब लोगों की बात की है कि वो अनपढ़ होते हैं, उनके पास तालीम नहीं होती। अगर हम उनको कुछ केसेस तो रिपोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन अगर हम कम उम्र घरेलू मुलाजिमीन को देख लें तो सबसे ज़्यादा जिनसी तशद्दुद का शिकार वो भी हो रहे होते हैं, और उनके जो वाक़यात होते हैं वो रिपोर्ट भी बहुत कम हो रहे हैं। तो इन मामलात में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अगर हम बात कर लें या रियासत की बात कर लें, तो कैसे तदारुक किया जा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो बच्चे कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पर रखा जाता है, एक तो वो हमें पता है ना, इट्स अ क्राइम, बिकॉज 15 साल से कम उम्र बच्चे को अकॉर्डिंग टू पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट आप रख ही नहीं सकते। तो एक तो जो शहरी हैं वो भी गलत कर रहे हैं, ऐसे बच्चे को एम्प्लॉयमेंट पे रखें। अच्छा, जो बच्चे के माँ बाप हैं वो उस बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा बच्चे, यहाँ ओवर पॉपुलेशन है, वो बच्चों को इस्तेमाल करते हैं अपना जरिए आमदनी, एक बिजनेस बनाए हुए, राइट? एक बच्चे के बदले में उनको 20-30 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं, उनका काम इसी तरह घर चलता है। अच्छा, अब जब वो ये सब हो रहा है और वहाँ इन बच्चों के साथ ऑफकोर्स बुरा सलूक किया जाता है, जिनसी ज़्यादती, टॉर्चर, तशद्दुद, सब वाक़यात आते हैं, रिपोर्ट भी होते हैं। ब्यूरो क्या करता है? हम ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने अब जो है अपनी FIR, हमने जब कंप्लेनेंट बने, FIR रजिस्टर कराई, हमने पेरेंट्स को भी इसमें नामजद किया है। पुलिस को हमने कहा है कि पेरेंट्स को भी आप इसमें अरेस्ट करें और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि वो भी तो एक जुर्म कर रहे हैं। ब्यूरो मतलब अपना ना, वी आर गोइंग आउट ऑफ आवर वे, जो हमारे कानून के इख्तियारात नहीं है, हम उसमें भी जाके एज चाइल्ड राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं।
लेकिन हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, पुलिस ऑफ कोर्स पुलिस में रिफॉर्म्स आए हैं लेकिन बेहतरी की ज़रूरत है। मैंने CCPO साहब से भी कहा, IG साहब से मिली लास्ट वीक, मैंने कहा कि इनमें हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब हम इसको लीनियंटली नहीं ले सकते बच्चों के साथ जाती तशद्दुद को, मैक्सिमम स्टेज तक हमने जानना है, इसमें फॉलो अप करना है केसेस को कि उनको। और आप सही कहा आपने कि अगर सज़ा मिलेगी तो फिर ही ये चीज़ रुक सकेगी। जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ब्यूरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि जो बच्चे ट्रॉमा का शिकार होते हैं, मतलब अभी लास्ट वीक एक बच्ची आई है और उसको जो है वो बच्ची बहन भाई, आपको पता होगा वो लाहौर का केस, एंड उनको मारा गया, बच्ची के बाल काट दिया, उनको ऊपर जो है गर्म लोहे से तशद्दुद किया गया। वो हमारे पास ब्यूरो में इतनी खुश है कि उसकी मामू आए हैं उसकी कस्टडी क्लेम करने और उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं जाना वापस, बिकॉज शी नोज कि वो मामू भी उसको कहीं और रखवा देंगे मुलाजमत। बिल्कुल ऐसे ही है, लिमिटेशंस हैं, ब्यूरो की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, बाकी इदारों को भी साथ मिलकर काम करना है। और अगर तमाम इदारे इसके अंदर काम करेंगे, मसले का हल उस वक्त ही निकलेगा। ब्यूरो के पास वो इख्तियारात नहीं है जो दीगर इदारों के पास हैं जिन्होंने कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना है। बहुत शुक्रिया सारा साहिबा आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रही थी, बड़ा संजीदा ये मसला है, इसका मतलब कि प्रिवेंशन की जो बात है हमारे इख्तियार में यही है और हम अपने इर्द गिर्द लाजमी तौर पर नज़र रखें। बच्चों के ऊपर जो ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ियों के अंदर भी आप ज़रूर देखें कि क्या वो बच्चे कंफर्टेबल हैं नहीं हैं, किसके साथ जा रहे हैं। आपको कुछ भी ऐसी मूवमेंट लगती है आप वहाँ पर रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपने उनको अगर तंग कर दिया होगा, आप उनसे एक माजरत करेंगे और माजरत करके आप चले जाएंगे। यकीन कीजिए उनको बुरा नहीं लगेगा कि इन्होंने बच्चे के हवाले से एक कंसर्न शो किया है। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम मोबाइल्स में लगे होते हैं, हमें इर्द गिर्द पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। अगर हम अपनी इनफरादी जिम्मेदारी समझते हो हमजा, हम ये थोड़ी चीज़ों को एहतियात कर लें, थोड़ा ख्याल कर लें, तो मासूम बच्चों की ज़िंदगी बच सकती है, उनका फ्यूचर जो है वो ख़राब होने से बच सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब बच्चों के ऊपर इस तरह से मसाइल होते हैं, कोई इनको सामना करना पड़ जाता है, तो फ्यूचर भी उनका जो है वो कोई उस तरह का वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। हाँ, सारे तमाम उम्र ज़हनी तौर पर असरात रहते हैं। एंड पे क्रिकेट की बात कर लेते हैं। वैसे हमने पहले बाबर की बात की थी, जिस तरह से उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए शिरकत के लिए टीम दुबई तो पहुँच गई है और तैयारियों का आगाज़ भी कर रही है टीम, और कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज़ जो है 2 वार्म अप मैचेस हैं, लेकिन ये अच्छे मैचेस हैं, अच्छी टीम्स के साथ मैचेस। बिल्कुल हमजा, अगर हम बात कर लें पहले वार्म अप मैच की, तो वो दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज़ से 18 अक्टूबर को होगा, जबकि दूसरा वार्म अप मैच जो है वो 20 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका की जो टीम है उसके खिलाफ खेला जाएगा। और पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात करें, आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज़ 24 अक्टूबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से करेगी। और हमने देखा है मौका के जो नया ऐड है ना वो सामने आ चुकी हुई है और उसके ऊपर उन्होंने 2 टीवी वो गिफ्ट कर रहे हैं सरतार जी, जो पाकिस्तानी फ़ैन है उसको, कि जी के एक के साथ एक आप फ्री तोड़ सकते हैं। हमारे साथ हाफिज़ इमरान मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट से बात करते हैं। इमरान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये मौका वाला आपने भी यकीनन देखा होगा, है तो फ़नी, लेकिन ये मौका इस दफ़ा कोई हमें भी मिल रहा है, आपको उम्मीद है पेपर के ऊपर अगर आप दोनों टीम्स को देखें तो? वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमजा, और तमाम देखने वालों को भी। मैं ये शुरू करने से पहले जो आप बच्चों वाला एक आपका सेगमेंट चल रहा है, तो उस पर अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए राय देना चाहता हूँ कि देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि बच्चे जन्नत के फूल हैं। बेशक। और जब बच्चों को जन्नत का फूल कहा गया तो इसका मतलब ये है कि फूलों की निगहदाश्त कैसी होती है, नशोनुमा कैसी होती है। तो हमें बच्चों को फूलों की तरह बर्ताव करना चाहिए और फूल समझ कर बर्ताव करना चाहिए, और फूलों से खुशबू निकलती है, तो बच्चे खुशबू पाने का जरिया हैं। और बच्चे मुस्तकबिल हैं। अगर हम बच्चों के साथ बुरा सलूक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं, और अगर हम उनको मस लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी खुशबू से महरूम रह रहे हैं। तो हमें सबको जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, बिलखुसूस बड़े लोगों को अपनी जिम्मेदारी का ज़्यादा एहसास करना चाहिए। अब वापस माजरा चाहता हूँ, ये आपके कुछ चंद सेकंड। नहीं, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है माशाल्लाह। लेकिन देखें, पाकिस्तान अब मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच चुकी है। अब कतई नज़र इसके कि कौन टीम में है, कौन नहीं है, किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है कि अब सारे की सारी तवज्जो पाकिस्तान टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी इस टूर्नामेंट को जीतने पर होनी चाहिए। अगर कोई ये कहे ना कि जीत नहीं सकते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीत नहीं सकता, या पाकिस्तान मौका हासिल नहीं कर सकता जो उसको 24 तारीख को मिलना है, तो ये गलत बात है। ये नाइंसाफ़ी होगी पाकिस्तान की टीम के साथ और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ भी। कोई नहीं समझता था कि जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है तो मौका मिल सकता है, वो भी मौका से भी फायदा उठाया। तो क्रिकेट हर दिन एक नया दिन होता है। आप किसी भी खिलाड़ी को, अगर उस दिन आपके 2-3 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं इंफरादी तौर पर, तो ये नहीं कहा जा सकता
कि पाकिस्तान किसी भी टीम को हरा नहीं, पाकिस्तान दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकता है। इस टीम में इनफरादी तौर पर बेहतरीन सलाहियतों के हामिल खिलाड़ी मौजूद हैं। इस टीम में वो खिलाड़ी मौजूद हैं जो मैच का नक्शा बदल सकते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाद, नवाज, शाहीन, हसन, मतलब ये मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, ये सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो मैच का नक्शा बदल सकते हैं। हारिस रऊफ, तो ये बड़ा ठीक है, मसाइल बहुत ज्यादा होंगे पाकिस्तान की टीम के साथ, लेकिन इन खिलाड़ियों के टैलेंट को आप इनको देखकर आंखें बंद नहीं कर सकते। बाबर देखकर, रिजवान को देखकर, शाहीन को देखकर, हारिस को देखकर, हसन को देखकर, इमाद को देखकर आप आंख बंद नहीं कर सकते हैं, आप चुरा नहीं सकते हकीकत से आंखें। तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत बासलाहियत हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडिया ही नहीं, दुनिया की किसी भी टीम को किसी भी में, किसी भी जगह पर, किसी भी कंडीशन बिल्कुल ऐसी। अच्छा इमरान, अगर हम कुछ बात कर लें यूएई की पिचेस और कंडीशंस की, तो वो तो हमेशा से पाकिस्तान के लिए साजगार ही समझी जाती हैं। क्या मेगा इवेंट में देख रहे हैं आप कि कौमी टीम को भी फायदा होगा इस सूरत हाल की वजह से? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत सारी क्रिकेट वहां पर खेली है, दुनिया के तमाम ममालिक से ज्यादा क्रिकेट पाकिस्तान ने, बल्कि सबसे ज्यादा क्रिकेट पाकिस्तान ने वहां पर खेली है। दुनिया में जितने भी मुल्क वहां पर खेलने के लिए आएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जिस तरह की पिचेस हमें यूएई ये देखी है आईपीएल में, अभी कल जो फाइनल हुआ आप देखिए वो भी हाई स्कोरिंग मैच हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर आईपीएल में जो मैचेस हुए हैं वो इतने ज्यादा बड़े स्कोर नहीं हुए हैं, उनमें लो स्कोरिंग रहे हैं। तो पाकिस्तान दोनों सूरतों में उस कैटेगरी में फॉल करता है कि जहां पर पाकिस्तान हाई स्कोरिंग मैचेस भी खेल सकता है, अच्छे तरीके से जीत सकता है। पाकिस्तान के पास जान जरूर है कि पाकिस्तान लो स्कोरिंग मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दोनों सूरतों में हमजा की अगर ये हम लो स्कोरिंग मैचेस की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आप देखें कि स्पिन बॉलिंग में कितनी अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। मिडल ऑर्डर को अदम इस्तेहकाम का नजर आता था, वो सीनियर शुएब मलिक की शमूलियत की वजह से उसमें कुछ थोड़ी जान तो आई है। मतलब आप बेस्ट प्लेयर्स को जब मुंतखब करते हैं ना, इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि आप 100% जीत जाते हैं, लेकिन जब आप मैदान जंग में जाते हैं, जब आप आलमी सतह पर किसी भी मुकाबले का हिस्सा बनने के लिए जाते हैं, तो आप अपने बेहतरीन फौजियों को, बेहतरीन जर्नैलों को, बेहतरीन खिलाड़ियों को बेचते हैं। बिल्कुल गारंटी नहीं होती है फतह, लेकिन ये है कि आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास ये ना होता। वो लड़ाई के बाद याद आने वाला मौका जो है ना, वो फिर अगले मौके के लिए संभाल कर नहीं रखना चाहिए, वो उस वक्त मुंह पे दे देना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास दोनों सूरतों में पिचेस हाई स्कोरिंग होती हैं तो पाकिस्तान के पास चॉइस मौजूद है, पिचेस लो स्कोरिंग होती हैं तो पाकिस्तान के पास इतनी ताकत मौजूद है कि पाकिस्तान बेहतर नताइज हासिल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमरान, हम बात करें ओपनिंग की, ओपनिंग पेयर के बारे में बाबर ने वैसे काफ़ी हद तक क्लियर तो कर दिया है। अगर हम इस ओपनिंग पेयर को देखते हैं तो फ़खर जमान की एक तो बताइएगा कि क्या जगह बनती है इस टीम के अंदर, किस मतलब के नंबर पर आकर खेल रहे होंगे। दूसरा, आखिरी 15 से 20 ओवर्स का मुझे बड़ा कंसर्न है कि उस वक्त हमारे पास कौन सा ऐसा खिलाड़ी है कि जो आखिरी 15 से 20 जो 5 ओवर्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहा होगा और बड़े हिट लगा रहा होगा। क्या हसन अली पर हमें इक्तफा करना पड़ेगा? देखें, जो आखिरी ओवर है ना 15 से 20 के दरमियान में जिसका आपने जिक्र किया है, इसका इन्हिसार होगा कि आपको आपको बेस कैसी मिलती है, बुनियाद कैसी फराहम की जाती है, और फिर जो पहले पावर प्ले के बाद 6 ओवर्स के बाद से 9 ओवर्स अगले हैं, इनमें खिलाड़ी क्या परफॉर्म करते हैं, कितनी विकेट्स इन हैंड होती हैं। देखिए, हैदर अली पाकिस्तान के पास मौजूद है, फ़खर जमान को अगर मिडल में खिलाते हैं तो वो मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि शुएब मलिक सिर्फ सिंगल्स डबल्स कर सकते हैं। शुएब मलिक को जब लॉन्च पैड की जरूरत आएगी तो वो बड़े शॉट्स के साथ तो रन रेट है 10, 11, 12 फी ओवर वो स्कोर कर सकते हैं। जो फ़खर जमान है कि वो नहीं करते हैं, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि हैदर अली, अल्लाह करे कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उन्होंने यहाँ पर नेशनल T20 में दी हैं, उनको ऊपर वाले नंबरों पर ज्यादा मौका मिले। मतलब आप 1 डाउन हफीज के साथ जा सकते हैं, नंबर 3 पे आप हैदर अली के साथ जा सकते हैं, तो आपकी चीज बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ सकती हैं। आसिफ अली, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना कि आखिरी 5, आसिफ अली रखा गया ना, इसी काम के लिए रखा गया, इसी काम के लिए रखा गया, और अल्लाह ना करे कि उन तक मौका है। हैदर, हफीज, फ़खर, बाबर, रिजवान, ये तमाम के तमाम जितने भी पाकिस्तान के, शुएब मलिक, ये फिनिश करें 20 ओवर्स के खेले पाकिस्तान के, तो स्टेबल प्लेयर है ना, तो स्टेबल प्लेयर। अच्छा वैसे इमरान, अगर हम टीम को देखें, बड़ी डेप्थ नजर आ रही है बैटिंग के अंदर, हमारे पास ऑलराउंडर्स की भरमार है, खासतौर पे स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, साथ बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो अभी फेस करनी पड़ेगी हमें, जो उमर गुल के 4 ओवर होते थे ना नीचे आके, मतलब 12वें ओवर के बाद आके 4 ओवर्स वो कर रहे होते थे, और सईद अजमल के जो ओवर्स होते थे वो हमेशा से पाकिस्तान के लिए T20 में बड़े कारआमद रहे हैं कि स्कोर रुक भी रहा होता था, कुछ विकेट्स भी निकल रही होती थी। अभी वहां पर जो है हमें देखना होगा कि क्या होगा।
में बहुत सारी विकेट्स जो है ना वो देखने उमर गुल को इसीलिए बुलडोजर कहा गया कि जो हाँ। उस वक्त आके उनकी बॉलिंग हो रही होती थी। लेकिन अगर हम ये पूरी सूरत हाल देखें, टीम एक अच्छी बन जाएगी और उसके बाद अब देखना ये होगा कि प्लेइंग 11 क्या है, किसको क्या रोल मिलता है। दुरुस्त रोल में अगर खिलाया जाए, मैथ्यू हेडन वहाँ पर मौजूद होंगे, फिलेंडर जो है बॉलिंग के लिए वहाँ पर मौजूद, लेकिन सकलैन मुश्ताक जैसा कोच भी वहाँ पर मौजूद होगा जिसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक मुकम्मल सूरत हाल है क्रिकेट की कि जो होगी। हमें तो पहले मैच पे बहुत ज़्यादा नजर नहीं आया, लेकिन जो 2 वार्म अप मैचेस है ना इकरा, वो भी वैसे हमजा बड़े इंपॉर्टेंट है, उनसे पता लग जाएगा। हाँ, उनसे पता लग जाएगा कि क्या टीम की परफॉर्मेंस है ओवरऑल और कि हम मैनेजमेंट सोच क्या रही है, और ये पता लग जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है। अभी इंडिया ने वहाँ पर काफ़ी मैचेस खेले हैं कि उनके तमाम खिलाड़ी IPL खेल रहे थे और दीगर टीमों के जो खिलाड़ी थे पाकिस्तान में भी तो अच्छे खासे, दुबई में आप देखें तो वो UAE में वहाँ पर मैचेस खेले। बाबर की एक बात बड़ी अच्छी थी, बाबर से पूछा क्या कहता है, अगर मेरे से पूछें पाकिस्तान भारत के मैच के बारे में तो पाकिस्तान ही जीतेगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ही जीते। हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे